Hello students, welcome to your YouTube channel RBS Mahavidyalaya Meja Khas Prayagraj. Today we will discuss about the compost. What is compost and how to prepare the compost. What is the methods of the preparing of the compost. यानी आज हम बात करेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है और कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, विधियाँ क्या हैं और उसका फ़ायदा क्या है, यानी एडवांटेज लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं. तो स्टूडेंट्स ये पीपीटी जो है पुराना पड़ा हुआ है. एक्चुअली आज जो हमारे कंप्यूटर असिस्टेंट ऑपरेटर हैं वो आए नहीं हैं, उनका तबीयत कुछ ख़राब है, जिस वजह से पुराना जो पीपीटी है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ. बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको अच्छे से क्लासिफाई करके बताऊँगा. इसमें इस पीपीटी में क्लासिफिकेशन नहीं है कि मेथड्स जो हैं, टाइप्स हैं, वो हिप मेथड है, एक होता है पिट मेथड होता है, एरोबिक एनारोबिक मेथड होता है. वो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसको एक टेबुलर फॉर्म में यानी चार्ट फ्लो चार्ट के रूप में नहीं है, तो वो किसी दिन फिर फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ाएंगे. लेकिन आज आप जानेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है और कैसे उसको बनाते हैं. एक दो मेथड्स इसमें है जिसको आप जानेंगे. ठीक है, तो कंपोस्ट की अच्छा इंग्लिश में जब हम पढ़ाने आते हैं, इंग्लिश में पीपीटी जो लेकर आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हिंदी में बताइए. तो इसीलिए आज ये हिंदी का पीपीटी था, तो इसी को उठा के लाए हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपोस्ट होता क्या है. तो मैंने कल ही पिछली क्लास में बता दिया था कि कंपोस्ट क्या होता है, तो फिर से देख लीजिए. पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, कचरा, मानव मल मूत्र, पशुओं का गोबर आदि जीवाणु या फफूंदी द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में विच्छेदन होने से बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहते हैं. तो मैंने कल बताया था कि जो फसल के अवशेष हैं, घर के जो सब्जी के छिलके हैं, किचन के कहने मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं कि किचन में जो छिलका वगैरह सब्जियों का होता है, पशुओं के लिटर वगैरह होते हैं, बिछावन वगैरह होते हैं, मलमूत्र होते हैं, गोबर होते हैं, इन सारी चीज़ों को किसी गड्ढे में कुछ थोड़ा सा अगर गड्ढा जहाँ पे पानी नहीं लग रहा है, समस्या पानी की नहीं है, तो वहाँ पे गड्ढा खोद करके उसमें ये सारी चीज़ उसमें कलेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी सड़ाने गलाने का काम करते हैं. और उसके बाद वो कंपोस्ट कुछ हफ्तों में तैयार हो जाता है. एरोबिक जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, वो 3 से 6 महीने तक में तैयार होता है. तो कंपोस्ट जो होता है सॉरी, पौधों के अवशेष होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, घर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, गोबर होते हैं, इन सारी चीज़ों को किसी गड्ढे में तैयार करते हैं और डिकम्पोजिशन का काम ये जो बैक्टीरिया होते हैं यही करते हैं. 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक. तो उसी आधार पे एरोबिक मेथड है, एनारोबिक मेथड भी है कंपोस्ट तैयार करने की. तो गड्ढे में जो करते हैं बेसिकली जो ज़्यादा पॉपुलर है कि जल्दी तैयार हो जाता है, एक गड्ढा बना लेते हैं, लगभग 1 मीटर का गहराई हो और अपने आवश्यकता अनुसार जितना हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं उस हिसाब से हम गहराई और चौड़ाई लंबाई उसका गड्ढे का रखते हैं और उसी में हम कंपोस्ट को तैयार करते हैं. पौधों के अवशेष पदार्थ, घर का कूड़ा करकट वही चीज़ है. फिर से इसमें बता रहा है कि अच्छी तरह से विच्छेदित खाद. विच्छेदित मतलब क्या होता है, आप लोग सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक किसानों के घर में गाय भैंस तो होता ही है, उसका जो गोबर होता है, डंग होता है, वो कहीं कलेक्ट करते हैं, उसको इकट्ठा रखते हैं, फेंकते हैं. कुछ दिन बाद आप देखते होंगे वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी एक ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाता है, एकदम भुरभुरा हो जाता है. वो उसमें नमी बहुत कम हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया जो होता है अपना काम कर चुके होते हैं और उसको सड़ा गला करके एकदम बढ़िया खाद तैयार कर देते हैं. वही होता है डिकम्पोजिशन, वो बैक्टीरिया करते हैं, कुछ फंगस होते हैं वो करते हैं. तो वही बता रहा है कि अच्छे तरह से विच्छेदित खाद जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है. और कंपोस्ट तैयार करने की विधि जो होता है उसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग. अब बात करेंगे कि इसका संगठन क्या है. कंपोस्ट का संगठन मतलब ये है कि कंपोस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, कंपोस्ट खाद जो होता है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितनी कितनी मात्रा में बेसिकली पाई जाती हैं, वही चीज़ होता है संगठन, यानी कंपोजिशन. क्या होता है, कंपोजिशन. कंपोस्ट एक खाद
मिट्टी अर्थात ह्यूमस की प्रचुरता वाली गहरी भूरी से लेकर के काले रंग की सामग्री होती है। कंपोस्ट क्या है? ब्राउन कलर का होता है, गहरे ब्राउन कलर का या ब्लैकिश कलर का होता है। और क्या होता है? ह्यूमस होता है। उसमें ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है। और ह्यूमस जिस मिट्टी में है वो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ हो सकती है। उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और जो कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो उसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं? अपना वर्क अच्छे से करते हैं, क्योंकि वहीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली वो हमारे फसल के लिए कार्बन पदार्थ लाभदायक होता है, जिनमें बदबू नहीं होती और सामान्य पीएच मान वाला होता है। इसमें रोगाणु, खरपतवार के बीज, कांच, धातु, लकड़ी यानी अपशिष्ट ऐसे पदार्थ नहीं होना चाहिए, जैसे कांच हो गया, धातु हो गया, किसी खरपतवार का वीड हो गया, ऐसा नहीं है। देखते हैं कि कहीं कहीं पे जो गांव बोलते हैं घूर लगा देना है, एक ढेर सारा जहाँ डंप करते हैं, गोबर हो गया, उसका मलमूत्र हो गया, गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, वो जहाँ कलेक्ट करते हैं देखते हैं कि वहाँ कूड़ा कचरा भी उसी में फेंक देते हैं। शीशा फेंक देंगे, कोई लकड़ी धातु है वो फेंक देंगे, पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं। ये सब उसमें नहीं डालना चाहिए। और घास जो होता है पशुओं को खिलाने वाला, जो लाते हैं घास, वो भी उसका बचा हुआ अपशिष्ट उसी में कंपोस्ट में डाल देते हैं, उसको नहीं डालना चाहिए। उसमें अगर सीड है तो, क्योंकि सीडेड है तो वो सीड आपके कंपोस्ट में जाएगा और वो पड़ा रहेगा उसी में। और जब आप अप्लाई करेंगे अपने फील्ड में तो जाहिर सी बात है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो आपके फील्ड में ग्रो करेगा। तो वीड क्या करेगा? आपके फसल के साथ compete करेगा, वाटर के लिए compete करेगा, सनलाइट के लिए करेगा, न्यूट्रिएंट के लिए करेगा, स्पेस के लिए करेगा। तो क्या होगा? आपका प्रोडक्शन लॉस होगा, कम होगा। इसलिए उसमें किसी भी ऐसे चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, उसमें नहीं डालना है कंपोस्ट में, जो हमारे फसल के लिए, जो हमारे फील्ड के लिए नुकसानदायक हो। न्यूनतम जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है का कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है कंपोस्ट का। और नाइट्रोजन 0.8%, फास्फोरस 0.4%, पोटाश 0.4%, ये सारी चीज़ें। और सारी भारी धातु, हाँ, FCO है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FCO, उसी के जो निर्देश हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, किस किस बिंदुओं पे खरा उतरें कि हाँ ये चीज़ें फॉलो होना चाहिए, तब जाके आपका कंपोस्ट सही माना जाएगा। वो यही तय करता है। एक मानक होता है, उस मानक के अकॉर्डिंग ही अगर आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यकताएं क्या हैं? ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बेसिकली कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से आपके अवेलेबल फॉर्म में या घर पे ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए कंपोस्ट प्रिपरेशन, कंपोस्ट मेकिंग। कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या होना चाहिए? कार्बनिक बेकार पदार्थों का भंडार। कार्बनिक पदार्थ कंपोस्ट बनाने के लिए प्रमुख पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं वो बता रहा है। यानी ऑर्गेनिक मैटर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट हो या चाहे कोई भी कंपोस्ट हो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर मेन चीज़ होता है, मुख्य चीज़ होता है। ऐसे पदार्थों में घास फूस, कांस, जलकुंभी, वृक्षों के पत्ते, अन्य खरपतवार, गन्ने के सूखी या हरी पत्तियाँ हो गई, उसका खोई हो गया सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गन्ने की खोई हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, रद्दी कागज़ हो गया, ज्वार बाजरा, यानी जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं वो किसी भी क्रॉप के हो सकते हैं। कोई भी फसलों का जो अवशेष है उसको हम यूज में ले सकते हैं एज ए कंपोस्ट मेकिंग के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए। ठीक है, छिलके हो गए, चमड़े के टूटे फूटे भाग हो गए, पशुओं के मलमूत्र हो गए, बिछावन हो गए, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। गौशालाओं की मिट्टी जिसमें मूत्र भी होता है, 3 महीने के बाद 5 सेंटीमीटर मिट्टी इन स्थानों से उठा लेते हैं। मतलब जहाँ पे
गौशाला है, गौशाला बनाया गया है, वो मलमूत्र वो गोबर कर रहा है, हाँ पशु उसमें मूत्र कर रहा है, तो उसमें मिट्टी में वो मिल जाता है। आप उठा के उसको कंपोस्ट जहाँ बना रहे हैं वहाँ तो डालते हैं, वो वाटर जो होता है वो इन्फिल्ट्रेट होके सीपेज होके उस मिट्टी में मिल जाता है, यानी मिट्टी भी कार्बनिक हो जाता है, उसमें भी न्यूट्रिएंट काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है। तो आप कह रहा है कि 3-3 महीने पे आप 5 सेंटीमीटर मिट्टी, 5 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी को उसको खुरच करके वो ले जा करके कंपोस्ट के लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कार्बनिक पदार्थ और न्यूट्रिएंट यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सारी मात्रा भी उसमें कुछ न कुछ रहती हैं, वो चीज़ को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा, लकड़ी की राख हो गया, यह खाद में पोटास की मात्रा बढ़ाती है और मृदा की अम्लीयता को उदासीन करती है। गंदे नालों का पानी यानी सीवेज वाटर जनरली शहरों में ही देखा जाता है, गाँव में तो अब धीरे धीरे वहाँ भी नाले बन गए हैं, बड़े नाले, लेकिन शहरों में ज़्यादा सीवेज एंड स्लज जो होता है वो अवेलेबल हो, तो उसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये लकड़ी का जो राख होता है, चूल्हों में आग लगा रहे हैं कहीं पे, खाना आज भी कहीं कहीं पे लकड़ियों से बन रही हैं, उपली से बन रहे हैं, उसका जो राख होता है उसको भी हम एज ए कंपोस्ट जहाँ बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें जा कर के कलेक्ट करके अपना उपयोग कर सकते हैं फील्ड में। उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और वो क्या करता है, मिट्टी में अगर अम्लता है, पीएच मान 7 से कम है, अगर 7 से कम होगा तो वो उदासीन करेगा, यानी उसकी अम्लीयता को कम करेगा, पीएच मान को थोड़ा इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। और जो बेसिक नेचर का होगा तो एसिडिक नेचर चीज़, जो कोई भी मिट्टी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जो एसिडिक नेचर का है, उसकी एसिडिटी को कम करेगा, क्योंकि उसके पीएच मान को बढ़ाएगा। ठीक है, तो उस राख का प्रयोग करने से भी फायदा है। प्रवर्तक या प्रारंभिक स्टार्टर क्या है, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? कंपोस्ट खाद विच्छेदन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए निम्न पदार्थ प्रारंभिक रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे पशुओं का गोबर और मूत्र। अगर हम सबसे पहले कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्पेस को हम चूज करेंगे, जहाँ पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। थोड़ा सा अगर जहाँ पानी की समस्या है तो हिप मेथड का प्रयोग करेंगे, और पानी की समस्या नहीं है तो पिट मेथड का यानी गड्ढे वाला प्रकार का प्रयोग करेंगे, गड्ढा कर देंगे। और जहाँ पे पानी लगता हो वहाँ पे थोड़ा सा 15 से 20 सेंटीमीटर थोड़ा ऊंचाई पे उसको तैयार करेंगे मिट्टी पे। ठीक है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचाई पे। पशुओं का गोबर मूत्र उपयोग करते हैं, मनुष्य का मल मूत्र, नाले का गंदा, सीवेज हो गया, स्लज हो गया, इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसमें प्रॉपर नमी बनी रहनी चाहिए। और जब आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उस समय नमी ज़्यादा होना चाहिए। नमी की मात्रा कम होगी तो डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बैक्टीरिया जो अवेलेबल हैं, जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, उनको वाटर चाहिए होगा। और जो गोबर की खाद है बन रही है, तो गोबर में नमी अगर बराबर नहीं रहेगी, जो भी पुआल है या फसलों का अवशेष है, उसमें प्रॉपर नमी होना चाहिए। उसके लिए करते क्या है, समय समय पे पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा और आसानी से जल्दी से डिकम्पोजिशन काम ख़त्म हो जाएगा, हमारा खाद यानी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, पानी की कमी से उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विच्छेदन का मतलब है डिकम्पोजिशन, मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ दी एनी पार्टिकल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कोई फसल है, मान लीजिए फसल का एक टहनी है, अब ये टहनी पूरा देख रहे हैं स्टेम है या इसमें पत्तियां भी लगी हुई हैं। अब डिकम्पोजिशन का मतलब ये है इसको तोड़ देना है, इसको जिन चीज़ों से बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना है, भुरभुरे बना देना है, तो एक पूरा प्लांट इसका स्टेम नहीं रह जाएगा। ये बैक्टीरिया आएंगे इसके सेल में, इसके लीफ में या स्टेम में, जो सेल से बना ही होता है, जो एपिडर्मल होता है, हाइपोडर्मल होता है, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पेक्टिन वगैरह होते हैं, जो कि जटिल होते हैं, आसानी से डिकम्पोजिशन का काम इसमें नहीं हो सकता। इसलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन का काम कर सकते हैं
और वो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वो डिकम्पोजिशन करने का, सेलुलोज को तोड़ने वाले जो अलग हो सकते हैं, हेमीसेलुलोज को तोड़ने वाले अलग होते हैं। तो ये जिन चीज़ों से बना है उन्हीं चीज़ों में विखंडित कर देना, तोड़ देना डिकम्पोजिशन कहलाता है। कंपोजिशन मिलना, डिकम्पोजिशन टूटना, डी लग गया मतलब टूटना। तो चीज़ों को विखंडित कर देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, वही है डिकम्पोजिशन। मैं बार बार इस टर्म को यूज कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, अगर आप किसी फसल अवशेष को कहीं रख देते हैं, फील्ड में फेंक देते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं, तो वो बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है, वो टूट जाता है। टूटने का मतलब है मिट्टी में मिल जाता है, बिखर जाता है, वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है। वही होता है डिकम्पोजिशन, सड़ गल के अपने वास्तविक फॉर्म में आ जाना। तो मैं बता रहा था कि नमी अगर अच्छे से होगा तो कंपोस्ट जल्दी तैयार होगा। और भाप के रूप में, अगर भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होगा। तो इसलिए नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर उस पर पानी देना चाहिए। और वायवीय जीवाणुओं द्वारा किण्वन पूर्ण होने के बाद, यानी जो एरोबिक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो समय समय पे क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन को चाहिए होता है, वो जल्दी से किण्वन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कंपोस्ट के ढेर को मिट्टी से ढक देना चाहिए। जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो कंपोस्ट को मिट्टी के ढेर से ढक देना चाहिए। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी हम अपने फील्ड में ले जा करके अप्लाई कर देंगे। वायु का संचार, कंपोस्ट निर्माण में अधिक वायु का प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ढेर में अधिकतर प्रक्रियाएं वायवीय जीवाणुओं द्वारा होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि दो प्रकार के बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होते हैं कंपोस्ट बनाने में। एक होता है वायवीय यानी एरोबिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच रिक्वायर्स द ऑक्सीजन, एंड सेकेंड एनारोबिक बैक्टीरियाज विच नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन। मतलब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और वो जल्दी भी तैयार कर देते हैं, वो ढका रहता है, उसमें बार बार उसमें पलटने की ज़रूरत नहीं होती। और जो एरोबिक टाइप्स के बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, अगर एरोबिक प्रकार का है, वायवीय कंपोस्ट मेथड है, तो उसमें क्या होगा, पानी के साथ साथ समय समय पर उसको पलटते भी हैं फावड़े से या किसी भी चीज़ से सॉरी उसको क्या करते हैं, समय समय पे पलटते रहना चाहिए। उसमें आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आएगा, और जब वो ढक जाएगा, चारों तरफ से पैक्स हो जाएंगे, पैकिंग हो जाएगी, उसके कहीं से ऑक्सीजन इन्वॉल्व इंटर नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएंगे। तो जो एरोबिक होता है उसको पलटने की भी आवश्यकता होती है, कुछ 10 से 15, 20 से 25 दिन में, 20 से 25, जनरली 15 से 20 दिन बोला जाता है। इतने दिन पे उसको टर्निंग उसका कर देना चाहिए, यानी स्टीयर करते रहना चाहिए समय समय पे। और जो एनारोबिक टाइप्स का होता है उसमें स्टीयरिंग करने की, यानी चलाने की, पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्या है, वायु संचार के लिए 10 से 15 दिन बाद ढेर को पलटते रहना चाहिए। जिन कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है उनके विच्छेदन में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत अधिक प्रोटीन नाइट्रोजन रखने वाले पदार्थ में वायु प्रवेश से नाइट्रोजन की बहुत अधिक हानि हो जाती है। यानी क्या कह रहा है, जिन कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है विच्छेदन में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है CN रेशियो। क्या होता है, CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। किसी भी क्रॉप में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। अगर ये CN रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स कार्बन जैसे 10 है, नाइट्रोजन 1 है। हेल्दी सॉइल में यही एक रखा जाता है, 10:1 to 12:1। ये बेहतर, सबसे बेस्ट होता है CN रेशियो। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और करते हैं भी। जिनका CN रेशियो ज़्यादा है, यानी जनरली 20:1, 20 से ज़्यादा है, जितने ज़्यादा CN रेशियो होगा उतने डिकम्पोजिशन का रेट जो होगा स्लो होगा, उसको बैक्टीरिया उस पर काम करने में समय लेंगे। अम्लता बढ़ने से विच्छेदन करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए कंपोस्ट में
नाइट्रोजन उर्वरक या चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। इसको क्यों मिलाते हैं? किसी भी चीज़ को आप पढ़ा करिए ना, उसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या, ऐसा क्यों करते हैं। अगर हम पढ़ा के चले जाएं, अम्लीयता मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम हो, ठीक है। अगर मैं बता के चला जाऊं कि अम्लीयता बढ़ने से यानी पीएच मान जिसका 7 से कम हो, लेस देन 7 पीएच, उसको अम्लीय बोलते हैं। तो अगर वो कंपोस्ट में अम्लीय है, कंपोस्ट क्या है, अम्लीय नेचर का है, तो जीवाणुओं में क्रियाशीलता उतना नहीं हो पाएगी, वो क्रियाशीलता उनकी कम हो जाएगी। और जब क्रियाशीलता एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा और टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। इसीलिए डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ाने के लिए उसको अम्लीयता दूर करना है, तो हमको क्या प्रयोग करना चाहिए कंपोस्ट में? नाइट्रोजन उर्वरक या चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम Ca होता है। ये बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक नेचर का मतलब है जिसका पीएच मान मोर देन 7 होता है, 7 से अधिक है, वो बेसिक नेचर का है। तो जो कैल्शियम होता है, चूना पत्थर होता है, वो बेसिक नेचर होता है, उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। जब हम अम्लीय चीज़ों में प्रयोग करेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसका भी अम्लीयता कम करेगा, क्योंकि वो पीएच मान बढ़ाएगा। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो 7 से कम वाले में डालेंगे तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीनता की ओर जाएगा, यानी पीएच मान बढ़ेगा। और नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजनी उर्वरक जनरली जो होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, उनका भी यूज करना चाहिए ताकि उसका एसिडिटी कम हो सके और बैक्टीरिया जो है अपना अच्छा सुचारू रूप से काम कर सकें। और एसिडिक नेचर का ज़्यादा होगा तो अप्लाई करेंगे फील्ड में, तो धीरे धीरे हमारे मिट्टी भी अम्लीय नेचर का हो जाएगा। तो हमारे कुछ क्रॉप के लिए वो प्रोहिबिट हो जाएगा, यानी बाध्यता हो जाएगी कि हम पर्टिकुलर कोई क्रॉप ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर 6.5 से 7.5 पीएच का मिट्टी है तो जनरली सभी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लिया करें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो ये सारी चीज़ें पूछ सकती हैं, ठीक है। कंपोस्ट अनेक तरह से योगदान करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कंपोस्ट से मिट्टी की जो संरचना होती है उसमें बदलाव आता है, स्ट्रक्चर उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें बदलाव आता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं मिट्टी की, उसमें बदलाव आते हैं। और संरचनाओं से ही आधारित संरचनाएं बहुत प्रभाव डालती हैं हमारे फसल के उत्पादन में, ठीक है। जो ग्रेनुलर होता है, जिसमें पोर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, एरेशन अच्छा से होता है, उसमें सबसे अच्छा क्या कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन उसमें अच्छा ले सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं प्लेटी होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट टाइप का होता है मिट्टी, संरचना अच्छी नहीं होती है वो फसलों के लिए, उसमें एरेशन अच्छा नहीं होगा, फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी नहीं होती है, जिससे कि बार बार आपको इरिगेशन देने की आवश्यकता पड़ सकती है। और मिट्टी की बनावट में सुधार आता ही है, ये मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधती है और फसलों को गिरने से रोकती है कंपोस्ट, और पानी को धारण करने की क्षमता में वृद्धि करती है। साथ ही साथ जो उसमें लाभदायक जीवाणु होते हैं, लाभदायक केचुए हैं, जो भी उसमें फौना है, फ्लोरा है, उन सारी चीज़ों के लिए कंपोस्ट बेनिफिशियल होता है। इसीलिए कंपोस्ट खाद आपको समय समय पे फील्ड में डालते रहना चाहिए अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, नहीं तो मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी लॉस हो रही है। आप ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, इनपुट्स का यूज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी दूषित हो रही है, बीमार हो रही है और आपका प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। मिट्टी में नमी का प्रतिशत यानी प्रतिधारण बेहतर होता है, वही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कौन? यही कंपोस्ट। मिट्टी को लूज करेगा, एरेशन अच्छा होगा, और एरेशन मतलब वायु का संचार, आवागमन, जिससे फसलों की वृद्धि अच्छी होगी और मिट्टी में वायु संचार भी बेहतर होगा। ये सारी चीज़ हम बता दिए हैं। मिट्टी का पीएच मान सामान्य हो जाता है, 6.5 से जनरली 7.5, ये बेहतर होता है पीएच मान। तो कंपोस्ट डालने से पोषक तत्व तो आसानी से उपलब्ध भी होते हैं और पीएच मान भी सामान्य रहता है। उर्वरक के प्रयोग की प्रभाविता को बेहतर बनाता है, यानी
यूज इफिशियंसी बढ़ जाती है। वो वाटर यूज इफिशियंसी हो, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितने भी इनपुट्स डाल रहे हैं आप, अप्लाई कर रहे हैं, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। अब कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं ये। कंपोस्ट बनाने की जैसे एरोबिक मेथड है, एक होता है एनारोबिक मेथड। इसमें इस पीपीटी में ये मेथड्स अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली फ्लो चार्ट के रूप में नहीं हुआ है, नहीं बना है। किसी दिन फिर फ्लो चार्ट में बताएंगे। एक इधर रहेगा आपका एरोबिक, इधर रहेगा एनारोबिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मेथड्स ऑफ मेकिंग ऑफ द कंपोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द बैक्टीरियाज। वन इज एरोबिक एंड सेकेंड एनारोबिक। अब एरोबिक में कई प्रकार के होते हैं, एनारोबिक में भी, अवायवीय में भी कई प्रकार के होते हैं। वो फ्लो चार्ट में अच्छे से याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। बस ये समझ लीजिए अभी एक वायवीय होता है जिसमें कि बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं डिकम्पोजिशन में, कंपोस्ट बनाने में, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल पैक होता है, वो आसानी से बहुत मतलब जल्दी तैयार हो जाता है, कुछ ही हफ्तों में। और जिसे एनारोबिक है वो टाइम टेकिंग होता है थोड़ा, ठीक। तो बनाने की विधियां हम किसी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। एरोबिक मेथड ये है। इसमें क्या है ना, टोटल ये नहीं दिया है कि एरोबिक मेथड में से कौन कौन से आते हैं, एरोबिक मेथड में और एनारोबिक मेथड में कौन कौन से आते हैं, ठीक। इसीलिए मैं आपको आज बस इतना ही बता रहा हूँ कि कंपोस्ट क्या होता है। और ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए था, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी टॉपिक एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए, और उसी में है कंपोस्ट। अब आप लोग पढ़ते नहीं हैं वीडियो, मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ जो जाता भी है तो हमें लगता है कुछ ऐसे भी हैं कि वो जाके देख लेते हैं, हाँ कौन से सर पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, बस ख़त्म, हटो। इससे नहीं होगा। आपको हम मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप पढ़िए। याद रखिए, जब आप पढ़ेंगे नहीं आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको फिर यही याद आएगा क्लास, कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देगा। तो आप जो भी क्लास पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़िए। आप कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, आरबीएस महाविद्यालय इतना अच्छा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, कहीं और हो तो बताइए ऐसा महाविद्यालय अपने मेजा में कि जो ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटीज़ दे रहा हो। आरबीएस महाविद्यालय इतना अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आरबीएस महाविद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो, एग्रीकल्चर बीएससी करना चाहते हो, वो आएँ, संपर्क करें आरबीएस महाविद्यालय में और वो एडमिशन लें। बिल्कुल अच्छे बेहतर टीचर आपको गाइड करेंगे, टीच करेंगे, और पढ़िए, अपना भविष्य का निर्धारण करिए। थैंक यू सो मच।